गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी जो हम 3 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आज हम उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो पार्ट 4 है। और आज इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अपन खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। We have actually discussed the functions of small intestine, right? तो functions क्या थे? One function was digestion, and this we have discussed already. ये हम सारा चर्चा कर चुके हैं और इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, पहले लेक्चर में सारा है। The second thing is absorption. Absorption मतलब अवशोषण। तो मैंने आपको पहले बताया है कि what's the meaning of digestion? Digestion actually what does it do? Actually, it converts the complex molecules of the food into the simpler or the simplest molecule. The molecules which are in the polymeric form, in the form of polymers, polysaccharide, protein or lipid, they have to be converted into their monomers. जैसे अगर polysaccharide है, starch है, it will get converted into glucose. Similarly, the protein molecule is a big molecule. It has to be converted first into the polypeptide chain, and then finally it converts into its building block that is called as amino acid. उसके बाद जैसे lipid है, तो lipid gets converted into its monomers or the building unit that is called fatty acid and glycerol. Now, the process of digestion once gets completed, now these the products of the digestion, these the final products of the digestion like glucose or amino acids or fatty acid, they have to be absorbed in the body for their use. इसके शरीर में आवश्यकता है और ये जब तक इंटेस्टाइन से अवशोषित होकर के हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण में नहीं पहुंचेगा, तब तक इसका यूज नहीं है. So in order to be used by the body, by our body, every organ, every tissue of the body, these products of the process of digestion has to be absorbed. इनका अवशोषण होना जरूरी है. So ये कैसे अवशोषण होता है कि nutrients move into the body cells by the process of one diffusion and another is active transport. जब हमने फर्स्ट ईयर में कोशिका की संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कोशिका के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, द सेल मेम्ब्रेन्स, दे एक्चुअली एक्ट लाइक अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो चीज होती थी वो सेल के अंदर आती थी इंट्रासेलुलर स्पेस में, एंड दिस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड इट वाज परफॉर्म्ड इन 2 ways. एक होता था डिफ्यूजन जिसको हम विसरण बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन. आपको पता है कि डिफ्यूजन में क्या होता था कि उसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती थी, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया में, डिफ्यूजन की प्रक्रिया में द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता था. तो मेम्ब्रेन के एक तरफ जिधर भी उस सॉल्यूट्स की, किसी पदार्थ की सांद्रता अधिक है, उधर से वो किधर मूव करेगा, निम्न सांद्रता की ओर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका उल्टा होता था. द सॉल्यूट्स हैड टू मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव कराने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होगी. जैसे मान लीजिए कि छत की टंकी में पानी है तो वो नीचे नल में आने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर ग्राउंड में कोई टैंक है और उसका पानी हमें टंकी में चढ़ाना है, देन विल नीड अ मोटर टू पुल द वाटर फ्रॉम द टैंक टू द ओवरहेड टैंक. ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ए ह्यूज सरफेस एरिया. हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमने इंटरनल एनाटॉमी पढ़ी थी इंटेस्टाइन की, कि देयर इज विलाई. विलाई मीन्स दिस इज द सर्कुलर इनफोल्डिंग इनसाइड द
वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, और उसके बाद होता था माइक्रोविलाई। ये फिर इंटरडिजिटाइजेशन होता था, मतलब फिर एक उंगली नुमा प्रवर्ग बनते थे, और ये क्या होते थे, इंडिविजुअल सेल्स में बनते थे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ये क्या करता है, इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एंड दैट एक्चुअली फैसिलिटेट्स द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड like glucose, amino acid, fatty acid, vitamins, other proteins and water. तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये विलाई फॉर्मेशन होता है। सो देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटेस्टाइनल ट्यूब। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये कुछ ब्लड वेसल्स और नर्व वगैरह आ रहे हैं। तो जो नीले कलर वाला है वो तो वेन है, और जो लाल कलर वाला है वो आर्टरी है। तो ये इंटेस्टाइनल आर्टरी और इंटेस्टाइनल वेन इसमें जा रहे हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट है हमने डिस्कस किया था कि दिस आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, और ये सारा का सारा जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो आएंगे वो किसी एक टेंडन या टिश्यू के साथ अटैच होंगे, जिसको हम मीजेंट्रीज बोलते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। उसके बाद पेरिटोनियम के अंदर का जो लेयर था दैट वाज द सीरोसा लेयर, देन द मसल्स लेयर्स आर देयर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, देन दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा। जो मैं पॉइंट कर रहा हूं, दिस इज द लेयर ऑफ सब म्यूकोसा, एंड आफ्टर द सब म्यूकोसा व्हाट डू वी फाइंड, वी फाइंड दीज सर्कुलर फोल्ड्स। ये सारे सर्कुलर फोल्ड्स हैं, और इस सर्कुलर फोल्ड्स में आपको क्या दिख रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ विलाई। विलाई मतलब ये थोड़ा सा उंगली नुमा प्रवर्ध, एक kind of process that kind of growth or outgrowth or kind of process is there, that is called as villi. So this is the structure of villi, and in the villi you find so many individual cells of the mucosa that forms the villi. Now if you take one cells of the mucosa cell, you will find that in the single mucosa cells also there are interdigitization, or there is outgrowth of small sizes like a brush border, and actually this brush border is called microvilli. So now the height of this microvilli is approximately 1 micrometer or something. Not 1 micrometer, 1 micron, 10 to the power minus 6 meter. ठीक है, and the height of this villi is in millimeter. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। So the absorption ये ठीक है, ये finger like projections होते हैं that increases surface of that we have discussed already, right? So now we'll go to the next slide. So you see the same structure is here, and there is a slide, actually histological prepared slide of the microvilli also, and I have told you already that the height of this microvilli is of 1 micron, right? आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ देखिए ये विलाई बने हुए हैं। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, दो तरह के ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द रेड कलर वेसल इज इंटेस्टाइनल आर्टरी दैट गोज इनसाइड द विलाई, एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉलर आर्टरियोल्स। ये एक तरह का नेटवर्क बनाता है, इट्स काइंड ऑफ रेटिकुलम इज फॉर्म हियर, और वो सारे रेटिकुलम फिर एंड करके क्या होते हैं, दूसरे वेसल में एंड होते हैं, जिसको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल वेन्यूल्स, और फिर ये इंटेस्टाइनल वेन्यूल इंटेस्टाइनल वेन के जरिए शरीर से बाहर जाते हैं। सो व्हेन द ब्लड कम्स, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज लेस इन द इंटेस्टाइनल आर्टरी, बट व्हेन इट गोज आउट in the form of veins, in the intestinal veins you will find that the concentration of the nutrients, concentration of the digested molecules has increased many folds, right? ये कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपन ये देखिए, same structure is here, this is intestinal artery and this is intestinal vein। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो dissolved substances हैं, dissolved substances in the intestinal artery is very less, काफी कम मात्रा में, कम सांद्रता में है। लेकिन एक बार ये इधर से क्रॉस करता है तो क्या होता है, जब ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, यहां पर आप देखिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन,
जो भी सॉल्यूट्स है उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। अब यहां देखिए कि कुछ तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि इसको आप एमिनो एसिड मान लीजिए। तो इसका तो एब्जॉर्प्शन होता है ये विलाई की दीवार से, जो म्यूकोसल सेल्स है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो म्यूकोसल सेल्स है इसमें कुछ तो होते हैं गॉबलेट सेल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द म्यूकस, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा कुछ एंटेरोसाइट्स होते हैं। ये बाकी की जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एंटेरोसाइट्स कहेंगे। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। ये किसके लिए है, ये एब्जॉर्प्शन के काम को अंजाम देने के लिए ये कोशिकाएं हैं, जिसके की के ऊपर जो ब्रश बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोविलाई बने हुए हैं। नाउ व्हाट हैपेंस दैट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, दीज आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ये जल में घुलनशील नहीं होते, सॉरी वसा में घुलनशील, क्या बोल गया मैं। ये क्या होते हैं कि दीज आर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। और जब आप मेम्ब्रेन की संरचना पढ़ेंगे, ये जो सारे म्यूकोसल सेल्स हैं इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि जब मेजर पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब कि जो मेम्ब्रेन्स है उसका अधिकांश भाग जो है वो वसा या लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है या एमाइनो एसिड है, ये इसमें घुलनशील नहीं है। तो क्या होगा कि इसमें सबसे पहले तो डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन की शुरुआत होगी, यानी कि विसरण से शुरुआत होगी। विसरण से शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद इन कोशिकाओं में और इसके अंदर जब ये सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि चीजें जब लगातार एब्जॉर्ब होंगी तो क्या होगा, चीजें जब लगातार एब्जॉर्ब होंगी तो अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। Now there will be higher concentration inside and lower concentration outside. In that case, the process of active transport start. वो क्या करता है, जो बचा कुचा सॉल्यूट्स है उसको भी पुल करके इसके अंदर लेता है। अब यहाँ आप देखिए कि एक मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइनल आर्टरीज एंड इंटेस्टाइनल वेन, इसके अलावा एक तीसरा डक्ट और है, ये लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ का लसिका वाहिनी है ये, ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट्स इनटू अ स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए कहीं नहीं लिखा, दिस इज लैक्टियल, LACTEAL, लैक्टियल्स, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं और जो प्रोटीन्स हैं, यानी इनकी जो मोनोसेक्राइड्स हैं और जो एमाइनो एसिड्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब इन द आर्टरीज, ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि जो वसा होती है, इनका अवशोषण और ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होता है, ये लैक्टियल के जरिए होता है, ठीक है। किसके जरिए होता है, सिर्फ वसा ही नहीं, यानी कि जो चीजें वसा में घुल करके एब्जॉर्ब होती है, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन जो भी हैं, दे ऑल विल कम एंड गेट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस लैक्टियल, ये जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज लैक्टियल, इसके थ्रू वसा और वसा में घुली हुई चीजों का ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो कोशिकाएं पहले यहां पर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर दूसरी तरफ ट्रांसफर करती हैं इस स्पेस में, विलाई के अंदर जो स्पेस बना हुआ है इसको ट्रांसफर करती है। लेकिन फैट के साथ ऐसा नहीं है। एक्चुअली द फैट इज हाइड्रोफोबिक, सिमिलर टू द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेल्स। तो क्या होगा, फैट एकदम जैसे बुलेट की तरह सीधे पार कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये घुलनशील है इसमें वसा में, तो वसा में वसा है तो वसा में घुलनशील होगी, ऑब्वियस बात है। तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इन कोशिकाओं का, इसमें सीधा घुल करके क्रॉस हो जाती है एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियस एंड ट्रांसपोर्टेड लेटर ऑन बाय द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द एब्जॉर्प्शन इनसाइड द इंटेस्टाइन टेक प्लेस, ठीक है। इंटेस्टाइन में ये देखिए सेंट्रल लैक्टियल ये लिखा हुआ है ना, ये लैक्टियल होता है, इसमें वसा एब्जॉर्ब होकर जाती है या वसा में घुले हुए विटामिन वगैरह जाते हैं। जबकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो आर्टरीज हैं और जो वेन्यूल्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होकर के और फिर यहां से जाकर के ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे कि
पोस्ट केबल वगैरह होता है जो लीवर में ले जाता है। तो आगे आगे ये छोटी आर्टरीज हैं, ये बड़ी आर्टरीज में मिलेंगी और फिर आगे जा करके पहले लीवर में जाएगा और वहां से सारे शरीर में जाएगा। तो लीवर का जो हम सिस्टम पढ़ेंगे तो विल डिस्कस दिस थिंग कि हाउ द सर्कुलेशन ऑफ द दिस सॉलिड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए हैं ये ल्यूमन इंटेस्टाइन का। ठीक है, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द समरी एक्चुअली। एमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स मतलब ग्लूकोज, fructose like monosaccharide pass through the epithelium of the intestine, in the small intestine, and then enter the blood stream, जो उसमें blood vessels से artery और vein उसमें enter हो जाती है। Now the initial absorption takes place by the process of diffusion। पहला जो होता है वो विसरण के कारण होता है, क्योंकि जो विलाई के बाहर जो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में है वहां पर क्या है कि ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सांद्रता में होते हैं, जो भोजन पचा है इन सारे एंजाइमों के द्वारा, तो वहां पर काफी कंसंट्रेशन में होता है। तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स इज हाई इन द ल्यूमन एंड लेस इन द एंटेरोसाइट्स और द इनसाइड द विलाई। ठीक है, बट लेटर ऑन जब एब्जॉर्प्शन काफी देर तक चलता है डिफ्यूजन के जरिए, मेजर पार्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो तो डिफ्यूजन से ही आता है। फिर जो बचे खुचे जो न्यूट्रिएंट्स बच गए, बचे खुचे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाएं जो भी रह गई हैं, दैट एक्चुअली गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो कैसे होते हैं? जो सक्रिय परिवहन है उससे होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे जो मां का दूध होता है, कोई बच्चा पीता है तो उसमें एक इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होता है, इसको हम आईजीजी कहते हैं। ठीक है, आईजीजी जो होता है वो एक अकेला एंटीबॉडी है जो किसी शिशु के जो रहता है मां के गर्भ में, वहां प्लेसेंटा से पार कर जाता है। नाउ दीज एंटीबॉडी एंड द ओरल वैक्सीन, जैसे आपने पोलियो का ड्रॉप किसी बच्चे को देखा है लेते हुए आपके में, तो ये जो पोलियो का ड्रॉप है ये ओरल वैक्सीन होता है, मुंह में ड्रॉप दिया जाता है। तो ये जो ओरल वैक्सीन हैं या जो एंटीबॉडी जो मां के दूध में पाए जाते हैं, these kind of proteins gets transported unchanged, they are absorbed unchanged, उनके संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से जो विटामिन हैं, vitamins are absorbed through small intestine and the fat solubles are absorbed into lacteals। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो फैट soluble vitamins हैं वो वसा में पहले घुलेंगे और घुलने के बाद लैक्टियल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे फैटी एसिड के साथ। नाउ इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर जब मैं स्टमक की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 combines with the intrinsic factor, that intrinsic factor is secreted from stomach and after getting conjugated with the intrinsic factor the vitamin B12 gets absorbed। okay? उसी तरह से आप देखिए जो फैट वाला स्ट्रक्चर है, पहले हमें इमल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज स्लाइटली एलेबोरेटेड हियर कि दिस इज अ बिग फैट ग्लोब्यूल्स, ये वसा का एक बड़ा ग्लोब्यूल है, दाना है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, यहाँ पर पाइसीकरण की क्रिया हो रही है। बाइल साल्ट्स मिल करके क्या करता है, इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल देता है, इसको मिसल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन द मिसल्स देयर आर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ fatty acid and monoglycerides complexed with bile salt। bile salts की बात हम कर चुके हैं पहले कि सोडियम ग्लाइकोकोलिक एसिड है या सोडियम टोरोकोलिक एसिड है, these are the bile salts which actually help in the process of the emulsification of the lipid। तो एक फैटी एसिड तो फैटी एसिड होता है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में, दैट इज फैटी एसिड, है ना। जो एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ये सारे के सारे फैटी एसिड है। नाउ व्हेन द फैटी एसिड मेक्स अ ईस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जो ईस्टर बनता है, ठीक है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं और वहां जो एक ईस्टर बॉन्ड बनता है, तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है उसको हम कहते हैं ग्लिसराइड। तो अगर एक फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल मिल करके क्या बनाएंगे, मोनोसेकेराइड, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, सो दिस मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स विद द बॉइल्ड साल्ट्स आर कॉल्ड
मिसल्स, तो ये मिसल्स है, तो इसी में विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो भी एब्जॉर्ब होने जाएंगे, दे विल गेट एब्जॉर्ब। क्योंकि यहाँ मैं आपको कहा कि इसको यहाँ पर इस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर के दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। दे विल गो राइट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनसाइड द स्पेस ऑफ द ल्यूमेन। ठीक है, ये सीधा सीधा इस मेम्ब्रेन से सीधा सीधा क्रॉस करके ल्यूमेन में चले जाएंगे। फ्रॉम देयर they will go inside the lacteal and from there they will be transported through lymphatic vessels. तो मिसल्स डिफ्यूज इनटू द एपिथेलियल सेल, ये जो म्यूकोसल एपिथेलियल से कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है जो म्यूकोसा लेयर बनाता है, इसमें सीधा सीधा ये पार कर जाते हैं। जो फैटी एसिड है, ग्लिसराइड्स हैं या फैट में घुले हुए विटामिन से सीधा सीधा पार कर जाते हैं। जबकि क्या होता था, जो मोनोसेक्राइड और एमिनो एसिड होते थे पहले यहाँ एब्जॉर्ब होते थे, फिर वहां से जाकर के दूसरी तरफ एब्जॉर्ब होते थे। ये 2 स्टेप प्रोसेस था, वाइल द फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड गो राइट अक्रॉस दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस एपिथेलियल आर्किटेक्चर, राइट। उसके बाद फिर अंदर जाकर के फिर जो है ये जो मोनोग्लिसराइड है दे विल प्रोड्यूस ट्राइग्लिसराइड। सो रिगार्डिंग द ट्राइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड we will discuss when we would be studying the fatty acid or the lipid biochemistry, right? तो अब आगे ठीक है। So the absorption of nutrients, actually this is a summarization of the facts. तो पहला क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये बता चुके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चूंकि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कि उसमें चूंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर सम एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द एटीपी। एटीपी पहले कंजुगेट होता है उसके मॉलिक्यूल से और वहां पर जाकर के एक एटीपीएज नाम का एंजाइम होता है जो एटीपीएज एंजाइम को पार कराता है। ये आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, राइट। तो मैं जैसे कहा कि इनिशियली द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन और विसरण, लेकिन बाद में जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उल्टा हो जाता है तब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड, विटामिन, फैटी एसिड, यहाँ तक कि अगर बचा कुछ डाइसेक्राइड है या ट्राइपेप्टाइड्स है, 2-3 एमिनो एसिड वाला कोई टुकड़ा है या 2 मोनोसेक्राइड का टुकड़ा है, तो वो भी एब्जॉर्ब होगा। And as I told you, this is against the concentration gradient across the intestinal cell of the membrane, and this actually allows the intestine to absorb much higher concentration of nutrients in intestine. अगर ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो आप यूं मान के चलिए कि करीब करीब 20% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिना एब्जॉर्ब हुए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। सो उसके पूरे के पूरे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया जो यहाँ संपन्न होती है, ठीक है। सो एंड एक्चुअली ये इसमें एटीपी खर्च होता है। अब एटीपी खर्च कर रहे हैं मतलब हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी खर्च करने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। So you can see this is the anatomy inside the body. So this is the structure of ileum, है ना। इलियम यहाँ आकर के ये कहलाता है सीकम, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ये अटैचमेंट आपको दिख रहा है, ये दिस here the terminal end of the ileum attaches with the cecum of the large intestine. This is the structure of the large intestine, right? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। और लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक कहलाता है सीकम, दूसरा कहलाता है कोलन और तीसरा कहलाता है रेक्टम, फिर होता है एनल कैनाल। तो ये सीकम पहला जो है स्टार्टिंग पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहां पर आकर के क्या हुआ कि इलियम टर्मिनेट होता है। इलियम जो है यहाँ पर आकर के जुड़ता है और खत्म हो जाता है। फिर आप देखिए कि दिस इज असेंडिंग कॉलम, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला कॉलम इज वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर। तो दिस इज असेंडिंग कोलन, दिस इज ट्रांसवर्स, ये अनुदैर्ध्य है। और ये आप देखिए कि इसका जो एंड है यहाँ लीवर से टच हो रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट ये इलियक फोसा कहलाता है यहाँ पर।
यहाँ पर दिख रहा है कि ये करीब करीब लीवर के से टच हो रहा है इसका असेंडिंग कोलन का जो ऊपर वाला व्यू है। दूसरी तरफ ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहलाता है कोलन का, जो ऊपर जा करके रिब्स में 8वें 9वें रिब्स के बीच में जाता है और वहां से फिर ये जाकर के नीचे आता है। नीचे आकर के ये जो संरचना बनती है ना, यहाँ पर ये संरचना अभी थोड़ी सी एस शेप में, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसको सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं, क्योंकि ये संरचना ऐसे हो जाती है। जो आगे के डायग्राम देखें, देन इट एंड्स इनटू द रेक्टम। ये क्या होता है फिर, ये रेक्टम में जाके खत्म हो। रेक्टम के आगे फिर एनल कैनाल होता है, जिसकी जो हम आगे स्लाइड आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। सो दिस एक्चुअली डायग्राम दिस सी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियक पार्ट, इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है। सो इन द सीकम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइंस, यहां से अभी हम आगे वाले डायग्राम में देखेंगे, यहां पर सीकम और कोलन के स्टार्ट में बीच में एक दीवार होती है, जहां पर किसी इलियोसिलक वाल्व होता है, ये हम देखेंगे। और फिर यहां से ये कोलन स्टार्ट हो गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड descending loop of the colon that ends into the rectum, and then comes the anal canal. हाँ, एक चीज और है, देखिए यहाँ पर एक कोई दिख रहा नहीं, ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स भी एक अंदर ही इसकी, ये ब्लाइंड सैक है, एक्चुअली ब्लाइंड है, आगे से बंद है, लेकिन अंदर ये खुलता है, सीकम में जाकर के अंदर खुलता है। और ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, इसका कोई उपयोग शरीर में है नहीं, वैसे कोई बहुत ज्यादा नोन या रिपोर्टेड उपयोग है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एक थोड़ा सा इसमें कुछ लिम्फ सेल्स होते हैं जो कुछ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस वगैरह देते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है नहीं कि ये क्या काम करता है। बहुत कुछ रिपोर्ट्स हैं बट पता नहीं, ठीक है। फिर आप आगे देखिए, So as I told you, this is the last part of the colon. ये कोलन है, कोलन है, मैंने कहा था नहीं, थोड़ा एस शेप की संरचना बना रहा है। ये कोलन इधर से आ रहा है, ठीक है। आने के बाद ये दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन, इसके बीच में आप देखिए टीना कोलाई है। और ये कोलन आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर दिस इज द रेक्टम। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये क्या है, इसका रेक्टम है। और रेक्टम जो है यहाँ तक एंड होता है, यहाँ पर रेक्टम का पूरा पार्ट है। और ये आगे जो है ये एनल कैनाल है। यहाँ पर देखिए कि कुछ ये जो है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड दिस इज सर्कुलर मसल्स। ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, स्फिंक्टर कहलाता है। क्योंकि होता क्या है कि सारा का सारा जो मल होता है ना, वो आकर के यहीं पर स्टोर होता है। और मल का जो एग्जिट होता है कि आदमी कब टॉयलेट जा रहा है, डेफिकेट कर रहा है, तो इसका जो स्फिंक्टर फंक्शन है वो यही इन्हीं जो एनल स्फिंक्टर है इससे रेगुलेट होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? सो लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन तो ये है कि ये पानी रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैव गॉट almost all the nutrients have got absorbed in the iliac part of the GI tract। मतलब वो इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। अब बच जाता है पानी का एब्जॉर्ब होना। तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक बड़े स्केल पर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो करीब करीब 9 लीटर पानी जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस में यूज होता है। और अगर सारा का सारा जितना पानी हम पीते हैं और जितना कि उसमें आपके अलग अलग इंटेस्टाइनल जूसेस में वो निकलता है, वो करीब करीब 9 लीटर के आसपास होता है। अगर ये पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि आदमी डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, है ना, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सो 90% ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब। और वो तब तक रीएब्जॉर्ब हो जाता है जब तक कि फीकल मैटर या जो मल है वो एक सेमी सॉलिड कंस्टिट्यूशन में नहीं आ जाए, ठीक है। और वही है कि अगर किसी आदमी का पेट खराब है और पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है प्रॉपरली, क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मसल्स का मूवमेंट तेज हो गया है, तो फिर डायरिया होगा। और डायरिया में पानी का लॉस होता है। डायरिया होता है, कहते हैं कि पानी पिलाओ इनको, इलेक्ट्रोलाइट्स दो, नमक शक्कर पानी का घोल। तो पानी जरूरी होता है डायरिया के केस में, क्योंकि शरीर का सारा पानी निकल रहा होता है। और अगर जो
इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो पानी एब्जॉर्ब एक्चुअली है क्या कि जो बचा खुचा जो भी फूड स्टफ है वो जितनी देर तक वो रेक्टम में रहेगा, जितनी देर तक वो कोलन में रहेगा, तब तक उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा। और अगर उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिसके जरिए कि भोजन धीरे धीरे उस पूरे जीआई ट्रैक्ट में आगे बढ़ता है, अगर वो मूवमेंट की दर कम हो जाएगी तो क्या होगा, ज्यादा देर तक फूड रहेगा, वहां ज्यादा देर तक फूड रहेगा तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो जो फीकल मैटर है वो ज्यादा सॉलिड हो जाएगा और फिर वो कॉन्स्टिपेशन की क्रिया हो जाएगी, यानी कि जो कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, ये पानी का पूरा अकाउंट है। करीब करीब हम 2 लीटर के आसपास पानी पी रहे हैं, ठीक है। मुंह के अंदर लार या सलाइवा करीब 1 से 1.5 लीटर बन के आता है। 2 लीटर के आसपास गैस्ट्रिक जूस इसमें आ रहा है, 500 ml इसमें से पित्त या बाइल आ रहा है, 1500 ml यानी 1500 ml 1.5 लीटर के आसपास पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट हो रहा है। जो इंटेस्टाइन के अंदर भी करीब करीब 1500 ml के आसपास जूस सिक्रीट हो रहा है, सारा का सारा जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि 60 करीब देखिए इसमें हो रहा है, मैंने कहा था 9 लीटर, 9 यहाँ या 8 लीटर का एक्चुअली ये पूरा अकाउंट दिया हुआ है, तो अराउंड 6700 ml जो पानी है वो तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी का पानी कहाँ, कोलन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इंटेस्टाइन में पानी तो एब्जॉर्ब होता ही है दूसरे फूड सॉलिड्स के साथ, लेकिन यहां से होता है। और कुल मिलाकर के जो 9 लीटर है उसमें सिर्फ 100 ml पानी ही फीकस के साथ बाहर निकलता है। सो दिस इज द अकाउंट ऑफ द वाटर इनटेक एंड इट्स रीअब्जॉर्प्शन and excretion through the GI canal. So this is the slide in which the large intestine function has been summarized. तो ये क्या है कि this is the region of water reabsorption by osmosis, परासरण की क्रिया के द्वारा, यानी जो सिंपल डिफ्यूजन पानी का होता है उसको परासरण बोलते हैं, आप जानते हो। इसमें मिनरल सॉल्ट, विटामिन और कुछ दूसरे ड्रग्स भी, यहाँ मिनरल सॉल्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ जो दवाएं होती हैं, दवाओं के जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप रोज देखिए आए दिन लोग दवा खाते हैं ना, सेट्रिजिन ना, पैरासीटामोल वगैरह वगैरह, तो वो सारी भी यहाँ एब्जॉर्ब होती है। कॉलन के साथ बड़ी बात यह है कि इसके अंदर बहुत तरह के कुछ कॉमेंसल बैक्टीरिया होती है, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे पेट में रह रहे हैं और उनसे हमें फायदा ही होता है। तो इसीलिए क्या है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया का घर होता है, ठीक है। और जब भी कहीं ऐसा पानी का कंटेमिनेशन होता है, फीकल कंटेमिनेशन होता है, जहां की किसी शहर का सीवेज जो है किसी ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स में चला गया, तो ये जो फीकल बैक्टीरिया है इसकी वजह से उस पानी में बैक्टीरिया होता है, इसको हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसे कंटेमिनेटेड पानी की पहचान भी होती है, क्योंकि जो मल होता है उसमें बैक्टीरिया होता है। और मल में बैक्टीरिया क्यों होता है, जो फीकल मैटर में बैक्टीरिया क्यों होता है कि द कोलन हाउसेज वेरियस टाइप ऑफ कमेंसल बैक्टीरिया, कमेंसल इसको कहते हैं सहोपकारी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया देखिए, इस्चेरिशिया कोलाई है, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस फिसेलिस है और क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, ये 3 और भी कुछ तरह के बैक्टीरिया हैं। तो 4-5 तरह के जो मेजर बैक्टीरिया है, वो सबसे मेजर तो ये होता है इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो सारे बैक्टीरिया हैं ये कुछ विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, वहां कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है, जैसे विटामिन के, अगर विटामिन के नहीं हो तो आपके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जो रक्त के थक्का जमने की क्रिया, जो ब्लड कोआगुलेशन क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। इसलिए कहीं कट लग जाए, इंजरी हो जाए तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं अगर विटामिन के नहीं हो। ब्लड क्लॉटिंग के लिए 15-16 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का एक तो ये है कि फोलिक एसिड की जो कमी है
वो शिशु में जो जन्मजात विकृतियां हैं वो बढ़ा देती है। अगर माँ के को फोलिक एसिड माँ के शरीर में नहीं है तो शिशु का जो जन्म होगा उसमें जन्मजात विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है डीएनए रिपेयर और कम हो जाता है, डीएनए में एब्रेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, फोलिक एसिड जो होता है उसकी कमी से एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। बोथ ऑफ दीज विटामिन आर सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट एक्चुअली इनहेबिट्स द लार्ज इंटेस्टाइन और द कोलन। और कोलन में जो ये बैक्टीरिया हैं ये कुछ क्या करते हैं, जो वहां बचा कुछ फूड स्टॉक है उसका फर्मेंटेशन भी करते हैं, जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस वगैरह बनती है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन। सो अब देखिए यही इसी का कंटिन्यूएशन है कि मतलब क्या लिखा है, यू हैव गॉट द कंपनी, मतलब आपके पेट में कुछ लोग हैं। कौन लोग हैं? बैक्टीरिया हैं, जो 4 तरह के बैक्टीरिया बना है उसमें से इकोलाई। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया हैं अभी मैं बताना आपको भूल गया कि ये न सिर्फ कुछ विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं या फर्मेंटेशन करते हैं, ये क्या करते हैं कि हम जैसे कच्चे फल या सब्जियां खाते हैं तो उसके जो सेल्यूलोज जो हम खा जाते हैं ना, वैसे हम हर्बीवोरस नहीं है, हम घास पात पे जिंदा नहीं रहते, हम दूसरी चीजें भी खाते हैं, पका खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, लेकिन कुछ लोग सलाद वगैरह खाते हैं, कच्चे फल खा जाते हैं, कच्ची सब्जियां वगैरह खा जाते हैं, तो वो जो सब्जियों में जो सेल्यूलोज होता है उसके पाचन में भी ये जो कोलन बैक्टीरिया है ये सारा मदद करते हैं। ये डाइजेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, ये बता दिया मैंने। जो फोलिक एसिड था ये विटामिन बी का ही पार्ट है, फोलेट कहलाता है। उसके बाद गैस भी जनरेट होता है, तो ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये फीकस को एलिमिनेट, जो भी बचा खुचा भोजन है कि भोजन पच गया, उसमें से जो काम की चीजें एब्जॉर्ब हो गई, पानी भी एब्जॉर्ब हो गया, तो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलना जरूरी है। और अपशिष्ट पदार्थ को निकलने के लिए उसका जो फीकल कंस्टिट्यूएंट है उसमें फाइबर की उपस्थिति ज्यादा है ना। जो रफेज होता है उसको फाइबर कहते हैं, इसलिए कहते हैं प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, जितना रॉ सब्जियां खाओ, सब्जियां हैं या जो सलाद है इसको खाइए, इससे आपको फाइबर मिलता है। जो दालें हैं उसमें फाइबर मिलता है, तो ये फाइबर खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें फीकस का पूरा फॉर्मेशन होता है और इंटेस्टाइन साफ होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर में आपने क्या देखा? वी गॉट द आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, खाना कैसे लिया, डाइजेशन कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ और किस प्रकार से डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब हुआ, इसका कंसेप्ट अपने को क्लियर हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बात करेंगे पैनक्रियास और लीवर के फंक्शन की अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।